सात समंदर पार से उन्हें लाया जाता है हिंदुस्तान जिस्म के धंधे के लिए। दिल्ली जैसे शहरों में उन्हें रखा जाता है मोटी कमाई के लिए। हर दिन दलाल करते हैं उनके जिस्म का सौदा। और ग्राहकों के सामने लगती है उनके जिस्म की बोली। जिस्म के इस काले धंधे में विदेश से आई वो लड़कियां बन जाती हैं दलालों की कठपुतली। कभी पैसों का लालच देकर तो कभी डरा धमकाकर दलाल करते हैं उन लड़कियों का शोषण। सेक्स रैकेट के इस घिनौने जाल में फंसी जो विदेशी लड़कियां खामोश रहती हैं, वो दलालों की बन जाती हैं गुलाम। और जो उन दलालों के खिलाफ उठाती हैं आवाज, सामने आती है उन लड़कियों की खौफनाक कहानी। जिस्म का जाल, दिल्ली के दलाल और सेक्स रैकेट की गुलाम गोरी। भारत में दिल्ली जैसे महानगर में हर साल सैकड़ों लड़कियों को मोटी कमाई के लालच में जिस्म के दलाल देह व्यापार के दलदल में धकेल देते हैं और फिर वो लड़कियां बन जाती हैं उनकी गुलाम। पुलिस के सामने एक ऐसे ही रैकेट का खुलासा तब हुआ जब उज़्बेकिस्तान की 2 बैले डांसर्स की जिस्म के दलाल ने हत्या कर दी। इसी महीने उज़्बेकिस्तान की रहने वाली शखानोजा शुक्रोवा उर्फ शहनाज और उसकी दोस्त नाज की बेरहम हत्या की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वजह ये थी कि मारी गई युवतियां देश में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का हिस्सा थीं। लेकिन आज आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है कि शखानोजा और नाज जैसी ये लड़कियां हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरे देश में चलने वाले जिस्म फरोशी के धंधे का शिकार कैसे बन जाती हैं। उज़्बेकिस्तान की बैले डांसर शाखनोजा और नाज की देश में हत्या कर दी गई। आरोपी गगन को पकड़ लिया गया है, जिसने ये स्वीकार किया है कि 25 सितंबर को शाखनोजा और 5 अक्टूबर को नाज की उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। लेकिन इस हत्याओं ने देश में चल रहे बड़े सेक्स रैकेट की कहानी कह दी है। 28 साल की शखानोजा के घर की तलाशी में मिली है ये चिट्ठी, जिसमें ठीक 1 साल पहले शखानोजा ने भारत में उज़्बेकिस्तान के दूतावास से खुद को जिस्म फरोशी के गंदे धंधे से बचाने के लिए गुहार लगाई थी। शखानोजा ने चिट्ठी में लिखा था, सबसे पहले मेरे बारे में कुछ शब्द। मेरा जन्म 21 जनवरी 1987 को हुआ था और मैं अपने परिवार की अकेली बेटी थी। हम ऐसी हालत में रहते थे जहाँ ना तो बिजली थी और ना ही गैस। मुझे एक अदद नौकरी की जरूरत थी। तब मेरी मुलाकात वोदनिक में मुयस्सर नाम की एक लड़की से हुई और उसने बताया कि भारत में उसकी दोस्त की आंटी रहती हैं और उनके पास बच्चों की देखरेख और घरेलू नौकर का काम भी है। ये शखानोजा का परिवार है जिसने इसी गरीबी और मजबूरी के चलते शखानोजा को भारत भेजने का फैसला किया था। शखानोजा की चिट्ठी में बयान उसकी मजबूरी दरअसल शखानोजा जैसी ढेरों उज़्बेक लड़कियों के लिए एक ऐसी हकीकत है जिसकी वजह से वो जिस्म फरोशी के दलदल में फंस जाती हैं। कैसे, ये बताने से पहले जरा हालात को समझने की कोशिश कीजिए। सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जब अलग अलग देश बन गए
और वहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग फैल गया, सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में, खासकर यूरोप में। पुलिस सोर्सेज कहते हैं कि जितना ड्रग्स का ट्रेड है सारी दुनिया में, उससे शायद मनी टर्म्स में, पैसों के टर्म्स में, शायद ह्यूमन ट्रैफिकिंग उससे भी ज़्यादा है। साल 1991 तक सोवियत संघ का एक राज्य हुआ करता था, ये उज्बेकिस्तान। लेकिन 24 साल पहले सोवियत संघ बिखर गया और उज्बेकिस्तान जैसे 13 राज्य आजाद देशों में बदल गए। ये आजादी खुशियों भरी नहीं रही। अब उज्बेकिस्तान के पास दुनिया भर के कपास का 5वां हिस्सा मौजूद है, लेकिन महंगाई और गरीबी ने उसके नागरिकों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। भारत में जो जीवन हम और आप 1 लाख रुपए में चला सकते हैं, उसके लिए उज्बेकिस्तान के नागरिक को 1,60,000 रुपए चाहिए। मेरे ख्याल में वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति खराब है बहुत ज़्यादा, उस आर्थिक स्थिति में सबसे ज़्यादा जिस पे असर पड़ा है वो बच्चे और महिलाओं पे है। और क्योंकि वहाँ इतनी परिस्थिति खराब है कि वहाँ पे ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने के लिए पैसे हैं, तो उसके कारण ये लोग ढूंढते हैं कि कोई इनको कहीं व्यवस्था मिले ऐसी नौकरी की या रहने की या निकलने की, तो वो ये कोशिश करते हैं कि निकल जाएं। तो इसी को ल्योर करते हैं लोग, जाके वहाँ पे कहते हैं कि हम आपको नौकरी दिलाएंगे, बेबी सिटर्स की नौकरी दिलाएंगे, हाउस कीपर्स की नौकरी दिलाएंगे, हाउस मेड्स की नौकरी दिलाएंगे। बेसिकली ये लड़कियाँ उस नौकरी के उससे ल्योर होकर बाहर आती हैं। उज्बेकिस्तान की मुश्किल जिंदगी की एक बानगी ये है कि कपास के खेतों में काम करने के लिए स्कूल, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को 2 महीने के लिए खेतों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। खेतों में हर रोज 10 घंटे काम न करने पर तनख्वाह काटने और स्कूल से निकाले जाने जैसे कड़े पैसे लेती है सरकार। और यही वजह है कि बेहतर और आरामदेह जिंदगी के लिए भारत आते हैं ये लोग। 1991 के बाद इकोनॉमी तो सोवियत यूनियन की डाउन हो ही गई थी। उस समय आपको याद होगा 2,500 रूबल तकरीबन बनते थे $1। उनका करेंसी भी कोलैप्स कर गया था और हज़ारों की तादाद में वहाँ से ट्रेडर्स आते थे कंज्यूमर गुड्स यहाँ खरीदने के लिए। तो जब ये मूवमेंट शुरू हुआ पीपल टू पीपल का, जो आगे से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पहले जो ट्रेड होता था, व्यापार होता था भारतवर्ष और रूस के बीच में, तो वो एक स्टेट टू स्टेट ज़्यादातर होता था, ऑर्गेनाइज था। लेकिन अब ये जो प्राइवेट सेक्टर आ गए, प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, याद होगा आपको उस समय लेदर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल्स वगैरह बांध के ले जाते थे राशन। तो साथ में ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी शुरू हो गया। अपने ही दलाल के हाथों मारी गई शखानोजा जैसी लड़कियों के लिए भी यही रास्ता बचता है। लेकिन ये रास्ता उन गुनाहगारों के कब्जे में है जो जिस्म फरोशी के धंधे से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। जिन कुछ लड़कियों से जो मैं भी मिल सकी हूँ, वो सब यही कहती हैं कि हमको फंसाया गया है। हमको प्रॉमिस किया था कि हम नौकरी देंगे, हमको प्रॉमिस किया था कि हम बेबी सिटर्स का काम करेंगे, हमको प्रॉमिस किया था कि हम लोग यहाँ पे हाउस कीपिंग या मेड्स का करेंगे। और हम लोग इतने भूखे थे वहाँ पे कि हमने सोचा कि हमसे फॉर्म भरवा रहे हैं, हमसे पासपोर्ट ले रहे हैं, तो एजेंसीज़ हैं, हमने वहाँ चेक भी किया इन एजेंसीज़ के बारे में कि हाँ ये ऑथेंटिक हैं। सिर्फ गलती ये होती है जब मैं उनसे पूछती हूँ आप इंडियन एम्बेसी से या उन लोगों से बात नहीं करते, तो वो कहते हैं हमारी तो पहुँच है नहीं इतनी, हम वहाँ तक तो जा नहीं सकते। और उनको यहाँ से इस तरह से निकालते हैं, ये ट्रैफिकिंग करते हैं। उज्बेकिस्तान के दूतावास को लिखी शखानोजा की चिट्ठी के मुताबिक उसे भारत लाने के लिए नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल किया गया और उसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया। शखानोजा के मुताबिक मैं 9 अगस्त को ताशकंद से इस्तांबुल और इस्तांबुल से काठमांडू आई। नेपाल में मैं 5 दिनों तक रही, जहां मुझे मंजीत और गुरिंदर नाम के 2 शख्स मिले। गुरिंदर का असली नाम गगन था। मंजीत की पत्नी दिल्या ने बताया कि मुयस्सर के आदेश के मुताबिक मुझे अपना पासपोर्ट उसे देना है और मैंने अपना पासपोर्ट दिल्या को दे दिया। शखानोजा की ये कहानी बताती है कि जिस्म के दलाल कितने सुनियोजित तरीके से उज्बेकिस्तान और आसपास के देशों से विदेशी लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर भारत लाते हैं और फिर धोखे से उनका पासपोर्ट लेकर उन्हें गुलाम बना लेते हैं। जिस्म के दलालों के घिनौने खेल की ये कहानी सनसनी में आगे भी जारी रहेगी। उज्बेकिस्तान और
आसपास में रहने वाली सैकड़ों लड़कियों को मोटी कमाई के लालच में जिस्म के दलाल भारत लाते हैं और फिर उन्हें बना देते हैं अपने हाथों की कठपुतली। उज़्बेकिस्तान की रहने वाली शखानोजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सेक्स रैकेट में धकेलने से पहले उज़्बेकिस्तान और आसपास के देशों से भारत आने वाली शखानोजा जैसी लड़कियों को जिस्म फरोशी के दलाल अपने जाल में फंसाने के लिए उनके पासपोर्ट पर कब्जा कर लेते हैं। शखानोजा के साथ भी यही हुआ। वो यहां नौकरी करने के लिए आई थी, लेकिन उसे आखिरकार एक कॉल गर्ल बना दिया गया। 15 नवंबर साल 2014 को लिखी गई शखानोजा की चिट्ठी में दर्ज है ये दास्तान। मैं दिल्या के घर पर खाना बनाने का काम करने लगी थी, लेकिन 20 अगस्त को गगन आया और बोला कि अब मुझे काम पर जाना है। हम दिल्ली से 6 घंटे की दूरी पर मौजूद चंडीगढ़ गए। वहाँ मौजूद लड़की ने मुझे सज संवर कर बैठने को कहा। दिल्ली की एक लड़की जमीरा वहाँ जिस्म फरोशी के धंधे में थी। मैं कुछ समझ नहीं पाई और मुझे धंधे पर भेज दिया गया। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में दर्ज एक और उज़्बेक कॉल गर्ल का ये बयान बताता है कि कैसे दलालों के जाल में फंसकर उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। In a day, how many clients you attend? Clients. Customer. How many customers? 212. How much money you have here? 100 rupees. You have 100. How many money? 2,000. $2. 2500. दलाल भी विदेशी लड़कियों के लिए मुंह मांगी कीमत वसूलते हैं। विदेश से आई यानी शखानोजा जैसी उज़्बेक लड़कियों के लिए उन्हें कीमत भी ज्यादा मिलती है। 1-2 घंटे के लिए भी वो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये 15 हज़ार तो ले ही लेते हैं। मेरे पास एक मॉडल भी है, एक फॉरेनर मॉडल भी है। अच्छा, देखोगे तो देखते रह जाओगे। ऐसी ऐसी उनके पास गोरी चमड़ी है, अच्छी शक्ल है, अच्छी सूरत है, तो उसके फायदे भी तो ले रहे हैं ना वो लोग। भारत में जिस्म फरोशी के इस धंधे में उज़्बेक, जिन्हें दलाल रशियन कहते हैं, की मांग काफी ज्यादा है और ऐसे में हर लड़की एक महीने में 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमा सकती है। एबीपी न्यूज कैमरे पर खुद इस धंधे से जुड़े एक दलाल ने किया इस कमाई का खुलासा। भारत में तो ये वर्क परमिट पे ही आती हैं सब। वहाँ से अब किसी को वहाँ पता हो या नहीं पता हो ये तो हमें भी नहीं पता लगता, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें बता दिया जाता है भाई। कई लोग तो डांस के रूप में ही काम करती हैं, डांसर करती हैं, और उनको फिर ऑफर दिया जाता है भाई अगर डांस से लगा आप ये काम करेंगे तो आपको 3 गुना 4 गुना पैसा मिलेगा। अब हमारे इसमें तो पता है कम से कम 1 लाख रुपए तो महीना मिल ही जाता है। 1 से 1.5 लाख रुपए ये तो मिनिमम है। ये 1-1.5 लाख रुपये मिनिमम मिलता ही मिलता है, ऊपर चाहे जितना भी मिल जाए उसकी तो नहीं। जिस्म फरोशी के इस धंधे में भले ही शखानोजा, नाज और साल 2011 में पुलिस की गिरफ्त में आई इन उज़्बेक लड़कियों की अपनी अस्मत दांव पर होती है, लेकिन कमाई के नाम पर इन्हें दरअसल कुछ हासिल नहीं होता। सौदा इनका होता है और कमाई दलालों की होती है। ये तो कहीं कहा जाता है कि जो इनके जो ट्रेडर्स होते हैं, इनको ट्रेड करते हैं जो, वो इनका पैसा खा लेते हैं। कैसा है, ऐसा कुछ होता है? कई लोग हैं तो जैसे डायरेक्ट आती हैं, कई लोग गलत लोग चक्कर में फंस जाते हैं। कई लोग देखिए हर लाइन में गलत लोग होते हैं, गलत मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग चीटर होते हैं, तो जो चीटर के बनने फंस जाते हैं वो कर लेते हैं, फिर उनके साथ पैसा भी खा जाते हैं। ऐसा भी है। उज़्बेकिस्तान के दूतावास को लिखी चिट्ठी में शखानोजा ने यह भी बताया है कि कैसे उसे दलालों ने पैसों के लेन देन में उलझा दिया और वो हमेशा के लिए कर्जदार हो गई। मेरे काम के बदले उन्होंने मेरे दलाल से 10 दिन का एडवांस ले लिया था। यही नहीं, उन्होंने बताया कि मुझे अपने भाई के ऑपरेशन के लिए अपने घर पैसे भेजने पड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने मुझे $500 यानी करीब 30,000 रुपए दे दिए। मैं सोचती रही कि एक दिन मैं उनका कर्ज चुकाकर आजाद हो जाऊंगी, लेकिन मैं अब भी कर्ज में डूबी हुई हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बताया जाता है कि बिना कर्ज चुकाए मैं नहीं जा सकती। पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत चाहिए, और फिर वो लड़कियां जो बेचारी निकल के आती हैं उनको रिहैबिलिटेशन भी चाहिए। उनसे सिंपैथेटिक होना ज़रूरी है, रादर देन बीइंग क्रिटिकल कि उनको आप क्रिटिसाइज़ करें कि तुम ऐसी लड़की हो वैसी लड़की हो। उनके साथ सिंपैथेटिक होके और उनको एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में लाना बहुत ज़रूरी है। शाखानोवा की ये चिट्ठी इस धंधे का राज तो जरूर खोलती है, लेकिन खुद शाखानोवा जीते जी इस
देह व्यापार की गंदी दुनिया से बाहर नहीं आ पाई। ऐसी मजबूर लड़कियों के लिए आजादी सिर्फ एक सपना बन के रह जाता है। सनसनी